आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना क्या है? देखो, आपने किताबें तो पढ़ी होंगी बहुत सारी, और किताबों के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक पेज होता है जिसको हम प्रीफेस बोलते हैं। वहाँ भी प्रस्तावना लिखी होती है। तो वो जो प्रीफेस होता है वो पूरी किताब का एक संक्षिप्त रूप होता है कि भाई किताब के अंदर क्या क्या है, मतलब किताब में किस भावना से क्या चीज़ें लिखी गई हैं, वो स्टार्टिंग के प्रीफेस में लिखा होता है सारा का सारा कि भाई इस किताब में इन बातों का जिक्र किया गया है और इससे बाहर कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से संविधान की भी एक प्रस्तावना है जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल जो होता है, इसी के अंदर संविधान के हमारे जितने भी टोटल जो अनुच्छेद है, स्टार्टिंग में तो 395 थे, ओरिजिनली तो 395 हैं, लेकिन बाद में अब तो वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो 470 के करीब हो गए हैं। तो वो जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं या जितने भी बातों का उसमें जिक्र किया गया है, वो सब उन सब बातों का आधार ये प्रीएम्बल ही है। देखिए, लोगों को जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात है, वो क्या है कि सारे के सारे अंदर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें परिलक्षित होती हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय की हम बात करें, चाहे अगर हम मान लिया अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन क्यों दी गई थी? क्योंकि जो समाज का कुछ ऐसा जो तबका था जो हज़ारों सालों से पिछड़ा हुआ था, जिनके पास सामाजिक उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं थी और राजनीति से भी बहुत परे थे, तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था, ताकि वो जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें आ जाएं। ठीक है ना? ये न्याय की व्यवस्था करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, भाई स्वतंत्रता देता है सबको। फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? तो वो सबको जो है संविधान सबको इस तरीके की जो है वो स्वतंत्रता देता है, और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। तो सारा चीज़ उसमें संविधान में डिस्कस की गई है, और यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो आत्मा है ना, संविधान की आत्मा हम इसको बोल सकते हैं। संविधान की जो स्पिरिट है कि भाई एक्चुअली में संविधान में क्या है, वो प्रीएम्बल में परिलक्षित होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे का बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहे हैं। तो सारी की कई बार क्या होता है कि सरकार कोई कानून लेकर के आती है, कोई लॉ लेके आती है, कोई बिल लेकर के आती है, कोई कानून बना देती है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो संविधान में चीज़ नहीं दी गई है, सरकार ने कोई नया कानून बनाया है, क्या वो संविधान की भावना के अनुसार है? वो संविधान में तो डिस्कस नहीं कर रखा, लेकिन अगर संविधान में कोई आर्टिकल्स उसके साथ लिंक नहीं है, उस आर्टिकल को वो संबोधित नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसकी भावना में क्या है। सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की ये बात है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, बंधुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भावना, ये सारे के सारे पॉइंट वो देखेगा कि भाई इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है जो सरकार ने कानून बनाया। अगर वो वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी, उसको जीरो घोषित कर देगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। ठीक है? तो ये प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसमें कुछ की मुख्य विशेषताएं हम देखते हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ और देखो, मैं बताऊं आपको, जो प्रीएम्बल है, जैसे इसमें स्टार्टिंग में दिया गया कि हम भारत के लोग, और लास्ट में देखोगे आत्मा अर्पित करते हैं। जो संविधान बनाया गया था, बेसिकली इनडायरेक्टली संविधान जो बनाया गया था वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जो संविधान सभा जो बनाई गई थी वो उनका इलेक्शन हुआ था, लोगों ने वोट दिया था, तब वो चुने गए थे, तब वो संविधान सभा बनी थी। तो एक्चुअली क्या है कि इनडायरेक्टली देखे तो जो संविधान का निर्माण किया गया था भारत के लोगों ने किया था, और वो जो है उन्होंने खुद ही को ही अर्पित कर लिया है ना। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे खुद को क्यों अर्पित कर लिया, आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी जो पहली मुख्य विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, ये किसी के अधीन नहीं है। ठीक है ना? भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, और अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई हमें आदेश नहीं दे सकता, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। समाजवादी राज्य का उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना और सभी नागरिकों को जीवन के साधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
मतलब ये जो उसमें ऑलरेडी दी गई है कि भाई समाजवादी जो एक सिस्टम की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको दूर करना है। कोई गरीब है तो उसके लिए अलग रिजर्वेशन या कोई फिर उसके लिए अलग कोई स्कीम्स या उसके लिए कोई अलग कोई भी सरकार कर सकती है ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का, किसी का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार जो है जो धर्म को मानने वाले हैं उनकी रक्षा करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, सरकार और जनता ही जो है वो राज करेगी, क्योंकि हमारे देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। आपको पता ही निर्वाचक मंडल, हम एमएलए एमपी चुनते हैं, ठीक है ना, वो हमारे भी आप पे फिर एमएलए एमपी जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जिस देश का जो हेड होता है ना, प्रमुख होता है, वो जिसका निर्वाचन होगा उसको हम गणराज्य बोलते हैं, ये याद रखना। उसको गणतंत्रात्मक हम बोलेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्रात्मक हम बोल सकते हैं उसको। न्याय, इसमें न्याय की भावना दी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मैंने ऑलरेडी बताया है। सभी प्रकार का जो है जो अन्याय है उसका जो है ये ख़त्म करता है, ठीक है ना, उसको ख़त्म करने की बात करता है। और सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है। संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। किसी को भी धर्म मानो भाई, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, लेकिन अभिव्यक्ति वहाँ तक ठीक है भाई, आप किसी को दूसरे को गाली देने लग जाएं, विचार की अभिव्यक्ति थोड़ी हुई। आप तो किसी का अनादर कर रहे हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करो कि भाई किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी के आत्मसम्मान को जो है ठेस ना पहुँचे। तो स्वतंत्रता यूँ नहीं कि भाई आप स्वतंत्रता कुछ भी करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता आपकी वहाँ तक स्वतंत्रता है जब तक कि आप दूसरे की जो उसकी अपनी लाइफ है या उसकी अपनी सीमा रेखा है उसको आप क्रॉस ना कर दो, ठीक है ना। समता, कानून के समक्ष सब समान है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है। कानून जो है अपना काम करेगा, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही गरीब हो, कमज़ोर है। तो जब किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो कानून ये नहीं देखेगा ये अमीर है गरीब है, वो अपना काम करेगा। वो अलग बात है भाई, अमीरों का आजकल कुछ अलग ही सिस्टम चला हुआ है, लेकिन संविधान जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि अमीरों को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए। बंधुता, भाईचारे की जो भावना है, ठीक है ना, सब रल मिल के रहें। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हुए व्यक्ति गरिमा सुनिश्चित करना, ठीक है ना। तो देश की अखंडता भी बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र भी सर्वोपरि है, ठीक है ना। संविधान भी यही बात कहता है कि भाई देश की जो एकता अखंडता को जो है बनाए रखा जाए और व्यक्ति की जो गरिमा है, उसकी जो इज्जत है, उसको मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है जी। ये मतलब मैंने बताया प्रियम्बल के बारे में। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, इसके जो सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से ये आया, कैसे कैसे इस प्रियम्बल की शुरुआत हुई थी। प्रस्तावना का जो सबसे प्रमुख और तात्कालिक जो स्रोत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उन्होंने एक दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे, ये याद रखना ये बात भाई। और इस प्रस्ताव ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने और उसके नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता जताई थी। सबसे पहले जो है नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहीं से ये जो है प्रस्तावना आई है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, आप पता ही है जो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो उन्होंने इसके प्रस्तावना को जो है अंतिम जो है रूप इन्होंने दिया था। समिति ने प्रस्तावना केवल एक नए राज्य की मूलभूत विशेषताओं तक सीमित रखने का निर्णय लिया और जहाँ तक संभव उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा और भावना को ही अपनाया गया। वैचारिक प्रभाव, हालांकि प्रस्तावना मूल रूप से भारतीय, लेकिन इसके कुछ शब्द ये याद रखना भाई, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए भाई 1789, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। समानता पर विशेष बल देने के पीछे भारत के अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को, क्योंकि हमारे देश में ना कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ताकि मतलब कि धीरे धीरे एजुकेशन का प्रसार हो, साइंस का प्रसार हो और लोग जो है जात बिरादरी से ऊपर उठ करके बात करें। क्योंकि अब अगर हम इतिहास में जाएँ तो कास्टिज्म से देश का बहुत नुकसान हुआ है और आज भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नेता जो है सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं। आगे देखिए, संविधान सभा में बहस। संविधान सभा में प्रस्तावना को लेकर के जो है बहस हुई थी, तो उसमें जो एच.वी. कामत थे उन्होंने ईश्वर के नाम पर जो है उसका सुझाव दिया था कि इसके नाम पे इसकी शुरुआत की जाए, लेकिन सभा ने ये इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश में बहुत अलग अलग जो है धर्मों के लोग रहते हैं,
तो आप ईश्वर की बात करेंगे, फिर कोई क्रिश्चियन ईसा मसीह की बात करेगा, मुसलमान फिर खुदा की बात करेंगे। तो ये एक और थे जो इन्होंने क्या था, हसरत मोहानी ने, उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ की तर्ज पर यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, ये प्रस्ताव भी जो है स्वीकार कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है, याद रख लेना भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वां जो संवैधानिक संशोधन था 1976 में, और उसके माध्यम से 3 जो शब्द है वो इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये याद रखना, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, जो उस टाइम जो इंदिरा गांधी सरकार थी, आपातकाल था, उसमें जो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और परिवर्तन का प्रभाव, इससे पहले मूल प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था, लेकिन इस संशोधन के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए, तो उसके बाद ये हो गया था। और इसके अलावा प्रस्तावना के अंत में राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है इसको शामिल किया गया था उसके माध्यम से, ठीक है। और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अब ये 2 केस हैं इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आए थे। पहला जो केस था बेरूबरी मामला जो था 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये भी याद रख लियो भाई, ये कौन सा केस था, बेरूबरी का मामला था। और जो दूसरा केस था केशवानंद भारती मामला 1973 में, और इसमें 13 सदस्यीय पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये दोनों जो आपके जो केस हैं ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे। मूल संरचना का सिद्धांत, अब ये देखिए केशवानंद का जो का मामला है, केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखना ये क्या कहेगा इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। संविधान में आप मतलब संसद चाहे तो कोई भी परिवर्तन कर दे, लेकिन इसकी मूल भावना क्या है, मूल भावना के शब्द यही तो हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, अवसर की समानता, स्वतंत्रता की बात है। ये इसकी मूल भावना है। प्रस्तावना में मूल भावना रिफ्लेक्ट होती है। अगर संविधान में इसके खिलाफ जा करके जो कोई परिवर्तन होगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको नलेनवाइड कर देगा। तो इसी केस के अंदर क्या है कि इसकी मूल जो भावना है, मूल भावना मैंने बता दी आपको, इसकी मूल भावना में जो संसद है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रस्ताव में नीति कई तत्व लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने गए हैं। ये है सारे के सारे तत्व जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए। ये इसका मूल आधार है संविधान का, ठीक है ना। इसकी मूल संरचना के तत्व हैं सारे के सारे, इनको ध्यान में रखा जाएगा। संसद कोई भी कानून बनाएगी इनको ध्यान में ज़रूर रखेगी। अगर इसमें अगर उन्होंने कोई इसके खिलाफ जा करके काम कर दिया, ऐसा कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो घोषित कर देगा, ठीक है ना। 42 में संशोधन की पुष्टि हाल ही में नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 42 में संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जो है, पिटीशन को जो खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये शब्द समय के साथ व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है प्रस्तावना के बारे में जो मैंने बातें बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।